नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरीके से फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है जहां दुर्गा नवमी का त्योहार बड़ी खुशी और भक्ति के साथ मनाया गया। त्रिवेणी घाट पर स्थित दुर्गा मंदिर और काली माता मंदिर में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों ने मां काली की आराधना की और आशीर्वाद लिया। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। कई लोगों ने पूरे 9 दिन का व्रत रखा। आज कन्या पूजन कर अपने व्रत को पूरा किया। लोगों ने 9 छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया, उपहार दिए और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लोगों को मनाई गई है क्योंकि उन्होंने दोपहर से ही शुरू की थी। इस खास मौके पर कई भक्तों ने मां से देश और दुनिया में शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। कुल मिलाकर आज का दिन भक्ति और विश्वास और खुशी भरा रहा। तो आप देख सकते हैं जहां दुर्गा काली माता मंदिर में जिस तरीके से लोगों ने अपना व्रत रखा और व्रत को खोलने के लिए उन्होंने मां की पूजा अर्चना की और देश की सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। जहां पर उन्होंने 9 दिन का व्रत रखकर कन्या पूजन कर अपने व्रत को पूरा किया। लोगों ने 9 छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया, उपहार दिए और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि आती है। और कुछ लोगों ने कल भी रामनवमी मनाई थी क्योंकि तिथि दोपहर से शुरू हो गई थी। इस खास मौके पर कई भक्तों ने मां से देश और दुनिया की सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। विनीता शर्मा। आप आज नवमी का कन्या जमाई है, क्या क्या किया आपने? पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। माँ भगवती से ही दुआ करती हूँ, विश्व का कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी संपन्न रहे। माँ भगवती सबको खुश रखे। कितने दिन के व्रत थे? पूरे 9 दिन का। कैसे पूरे करे आपने? बस ऐसे ही बिना फलाहार के हमने किया पूरा 9 दिन। कितने दिन आपने क्या खाया? कुछ नहीं, बस ये गंगा जल और गुड़। तो कितने टाइम दूध पीते थे आप? सुबह 1 कप चाय बस, और शाम को भगवान से क्या दुआ मांगे? भगवान से यही दुआ मांगे हैं कि विश्व का कल्याण हो, ये जो चल रहा सब कुछ थम जाए, सब सुखी संपन्न रहे। तिथि के अनुसार कल तिथि जो है, कल नवमी तिथि 12:48 के बाद लगी है और आज तिथि 10:06 तक है नवमी तिथि, इसलिए 2 दिन मनाई जा रही है। मुख्यतः कल ही थी नवमी तिथि और आज सिद्धिदात्री माता का 9वां दिन है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। जो भी भक्तों की मनोकामना है आज माता से प्रार्थना करेंगे, सब पूर्ण होगी। अजी नाम क्या? महेंद्र सरस्वती गिरी, श्री दुर्गा माता मंदिर, त्रिवेणी घाट। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की अपनी लंबित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिन पर जारी है। शासन स्तर पर लगातार पत्राचार, आश्वासन के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने से नाराज इंजीनियर अपनी हड़ताल पर हैं। महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न विभागों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और ऊर्जा निगमों से जुड़े हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स भी हड़ताल पर हैं। इससे कई विकास कार्य और विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। इससे पहले महासंघ चरणबद्ध आंदोलन चला रहा था, जिससे जनपदवार धरना और प्रदर्शन किए गए। इंजीनियरों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही, जबकि कई मुद्दों पर पूर्व में सहमति बन चुकी है। महासंघ का कहना है कि तुरंत समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी तेज किया जा सकता है। देखिए जिस तरीके से इंजीनियरों की हड़ताल जारी है, आज उनका 5वां दिन है। 5वें दिन पर भी कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचे अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ठोस से पूरे प्रदेश के अंदर डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सम्मानित हमारे कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ अभियंता यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। तो आज उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उसको लेके हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं उसको देखते हुए सरकार द्वारा अविलंब, क्योंकि ये इस वित्तीय वर्ष का ये अंतिम महीना है और बजट का
यूटिलाइजेशन होना है, बहुत विभागों में टेंडर की प्रक्रियाएं होनी है, भुगतान होना है, बहुत सारे ऐसे प्रकरण उनको होना है और उसको देखते हुए तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब पूर्व में इनको ये सुविधाएं मिलती थी और आज इनको वंचित क्यों किया जा रहा है, जबकि ये हमारे निर्माण शाखा से लेकर विभिन्न शाखाओं में चाहे जिन विभागों में भी है उनकी ऋण कहा जाता है, तो सरकार को तत्काल इसमें मध्यस्थता करके टेबल टॉक करके और इसका समाधान करना चाहिए और इसको लेकर आज हम इनको समर्थन दें। हमारी मांगे जो सरकार में एक प्रोन्नति होती है, जो 10, 16, 26 जिसका पहले एक कार्यकाल निर्धारित था, जो सरकार ने अभी 10, 20, 30 कर दिया हुआ है। एक तो ये हमारी प्रमुख मांग है और इसके अलावा हमारी 27 सूत्री अलग मांगे हैं जो विभिन्न जो हमारे घटक संघ हैं उनको लेकर है। विभिन्न हमारे जो अलग अलग समयों पे हमारे कर्मचारी जो आए हुए हैं विभागों में, उनसे हमारी 27 सूत्री जो मांगे हैं, ये मांग नहीं हमारी समस्याएं हैं। आज इंजीनियर को देखो दरी में बैठना पड़ रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोग अपना कामकाज छोड़ते, हमारे ऑफिस कार्यस्थल छोड़ते हुए और हमारी मातृ शक्तियां देखो अपने घर बार छोड़ते हुए, अपने बच्चों को छोड़ते हुए आज दरियों में बैठ रहे हैं। ये स्थिति क्या है? हमारी जो 27 सूत्री जो मांगे हैं, ये मांगे नहीं थी, हमारी समस्याएं थी, जो कि विगत 8-9 महीने से जो हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले भी कह दिया गया था कि आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, परंतु अभी तक स्थिति यह है कि हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण हमें ये अनिश्चितकालीन खबर चमोली जिले से है, जहां राजस्व गांव के पुलिस कार्य अब रेगुलर पुलिस को सौंप दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि इससे रेगुलर पुलिस पर अतिरिक्त बोझ और दबाव बढ़ गया है। भले ही शासन ने काम सौंप दिया है, लेकिन नए थाने और चौकियों के गठन अब तक कोई ठोस कदम नहीं हुआ है। थराली थाना क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं। इसी के कारण नारायण बगड़ देवाल नए थाने खोलने की तैयारी जारी है। इसके अलावा अद्रदावी और थाना दिवाली खाल में पुलिस चौकी खोलने के लिए भी पत्रावलियां तैयार की गई हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी और विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए ये कदम जरूरी माने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि इससे रेगुलर पुलिस और अतिरिक्त बोझ और दबाव बढ़ जाएगा। समस्या दो है, अतिरिक्त बोझ और दबाव की, जिसके चलते शासन ने काम सौंप दिया है, लेकिन नए थाने और चौकियों के गठन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं दिया गया। थराली थाना क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस के सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं। इसी कारण नारायण बगड़ और देवाल में नए थाने खोलने की तैयारी जारी है। इसके अलावा अद्रवद्री थाना जिस तरीके से परिस्थितियां देखते हुए पुलिस के सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं, इसी कारण नारायण बगड़ और देवाल में नए थाने खोलने की तैयारी जारी है। इसके अलावा अद्रवद्री और भी थाने खवाली खाल पुलिस चौकी खोलने की पत्रावलियां तैयार की गई हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी और विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस के सामने और भी बड़ी चुनौती हो सकती है। कोतवाली जनपद में 10 थानों के सापेक्ष हमारी 7 कोतवालियां हैं। तो अभी हम कोतवाली पे तो नहीं उतना फोकस कर रहे हैं, लेकिन नए थाने खोले जाने के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज की है। अभी जो मेरी जानकारी में आया है जनपद में, एक तो नारायण बगड़ थाने का प्रपोजल गया हुआ है, गौचर का प्रपोजल गया हुआ है, इन 2 थानों का। लेकिन मेरा मानना है कि ये अभी कुछ गाँव, अभी लगभग 450 के आसपास गाँव, 450-500 के आसपास गाँव और जुड़े हैं पुलिस क्षेत्र में, तो तब जो है देवाल में भी हमको थाने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण क्षेत्र की जो बात चली है, उसके नाते यहाँ जो पुलिसिंग पर प्रेशर हो रहा है, उसके दृष्टिगत आदिबद्री क्षेत्र में भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक दूसरा बैकअप में एक दूसरा थाना होना चाहिए। और दिवाली खाल वगैरह इन क्षेत्रों में भी चौकी के संबंध में इसमें विधानसभा सचिव जी से भी हमारी बात हुई है,
मैंने मुख्य सचिव महोदय के भी संज्ञान में लाया है और डीजीपी सर के द्वारा भी इन सब चीजों में प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सभी चीजें समेकित रूप से एक साथ हो। लेकिन एक बड़ी और जो चीज है, कुछ जो क्षेत्र, जो नए जो पटवारी क्षेत्र जुड़े हैं, तो अब जो पुराने थानों के साथ में कुछ क्षेत्र बहुत दूर हो जा रहे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत नजदीक। तो मुझे लगता है कि जब ये पूरे पटवारी क्षेत्र पुलिस क्षेत्र में आ जाएंगे, उसकी प्रक्रिया प्रचलित है, तो थानों के पुनर्सीमांकन की भी आवश्यकता पड़ेगी और उस एंगल पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि अभियान के दौरान उन ई रिक्शा को जब्त किया गया है जो नियमों के खिलाफ एक्स्ट्रा सीट लगाकर सवारियों को ढो रहे थे। इसके साथ ही सवारी वाहन ओवरलोड सामान ले जाने वाले चालकों पर भी चालान और जब्ती की कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारी RS टोलिया ने साफ कहा है कि सड़क पर नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिक्शा चालक और परिवहन गलत इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग का कहना है कि कार्रवाई का मकसद सड़क सुरक्षा को और मजबूत करना है, आम लोगों की जान को सुरक्षित रखना है। तो जिस तरीके से बता दें आपको, अभियान के दौरान ई रिक्शा को जब्त किया गया जो नियमों के खिलाफ एक्स्ट्रा सीट लगाकर सवारियों को ढो रहे थे। इसके साथ ही सवारी वाहन को ओवरलोड सामान ले जाने वाले चालकों पर भी चालान और जब्ती की गई है। विभाग के अधिकारी RS टोलिया ने साफ कहा कि सड़कों पर नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नई रिक्रूट आरक्षियों से मुलाकात की और SSP ने सभी रिक्रूट्स को पुलिस परिवार में स्वागत किया, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पुलिस सेवा में अनुशासन, गरिमा और कर्तव्य निष्ठा महत्व बताते हुए प्रशिक्षण और पूरी मेहनत से सीखने पर अधिकारियों का जोर रहा और निर्देश दिए गए हैं कि रिक्रूट्स के रहने और खाने की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही पुलिस विभाग का कहना है कि नए रिक्रूट्स का सही मार्गदर्शन और सुविधा उन्हें जिम्मेदार और कुशल पुलिसकर्मी बनाने में मदद करेगा। इससे नई पीढ़ी के पुलिसकर्मियों में सेवा भाव और अनुशासन, पेशेवर क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जिस तरीके से देहरादून में पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नए रिक्रूट्स आरक्षियों से मुलाकात की और SSP ने सभी रिक्रूट्स का पुलिस परिवार में स्वागत किया, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और संबोधन देते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया है। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नए रिक्रूट्स का स्वागत किया गया है, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनका मार्गदर्शन किया गया है कि किस तरीके से वो अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करें और किस तरीके से वो आगे की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहें। देहरादून से एक अहम खबर, जौनसार बाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग में एक जरूरी काम होने जा रहे। इस मार्ग पर जजरेट लैंडस्लाइड जोन में स्लैब ट्रीटमेंट किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख राजेश शर्मा ने बताया कि इस काम की लागत 50 करोड़ रुपए है। यह सड़क अक्सर भूस्खलन के कारण बंद हो जाती है, जिससे स्थानीय लोग और यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जजरेट मोड़ पर पहाड़ों से लगातार मलबा और बड़े पत्थर गिरते रहे हैं, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो जाती है। स्लोप ट्रीटमेंट के बाद यह मार्ग सुरक्षित और सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। इस काम से न केवल यात्रियों को आराम मिलेगा, बल्कि सड़क पर आपातकालीन मदद और माल ढुलाई की में भी आसानी रहेगी। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्द ही काम शुरू किया जाएगा इसका। तो जिस तरीके से इंजीनियर राजेश शर्मा ने बताया है कि कालसी और चक्राता मोटर मार्ग में होगा स्लैब ट्रीटमेंट। लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता ने जिस तरीके से बताया कि जजरेट लैंडस्लाइड जोन पर यह काम लगातार जारी है और उसको और मजबूत सुदृढ़ करने के लिए काम तैयार किए जा रहे हैं। काम की लागत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई गई। जजरेट जो है हमारा जो लैंडस्लाइड जोन है, ये बहुत पुराना है और ये काफ़ी बरसात में, इवन हमारे जब जाड़ों में बरसात होती है तब भी इसको बड़ा परेशान करता है और ये काफ़ी लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गया इसको एक्टिव हुए। तो इसका हम लोगों ने पहले इसमें कई विकल्प देखे गए थे। एक विकल्प इसमें ये भी था कि वे इसमें हमें कोई बाईपास बना लें या इसमें ब्रिज बना लें। तो सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के बाद यही निकल के आया कि इसका स्लोप ट्रीटमेंट कराया जाए
और स्लो ट्रीटमेंट का इसकी हमारी डीपीआर वगैरह तैयारी सब बन गई है, लगभग 50 करोड़ की इसकी डीपीआर बन गई है। और टीआईडीसी को हमने इसमें, जो टीआईडीसी इंडिया लिमिटेड है, उसको हमने इसमें मिशन हिमावंत के अंदर इसमें हायर किया था इसकी डीपीआर बनाने के लिए। वो डीपीआर बन गई है और जिसकी अब स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां बंगाली संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व देल पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। चैत्र महीने में 12 से 32 लोगों की टोली गांव-गांव और घर-घर जाकर माता की पूजा कर रही है। इस दौरान श्रद्धालु पार्वती के रूप में पारंपरिक नृत्य का आनंद ले रहे हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। देल पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह बंगाली समाज की सांस्कृतिक पहचान और आस्था का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपने परिवार और गांव के से जुड़ते हैं और संस्कृति का आनंद लेते हैं। लोग परिवार से जुड़ते हुए हैं और अपनी संस्कृति का किस तरीके से आनंद लेते हैं, तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। ये विशेष त्योहार बंगाली समाज के लोगों के लिए है। देल पूजा बंगाली संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व मनाया गया है। ये जो देल पूजा है, ये 16 लोगों की टीम होती है। इसमें 27 लोग भी होते हैं, 32 लोग भी होते हैं। हम 16 लोगों की टीम लेकर ये पूजा करते हैं और ये पूजा सतयुग से की जा रही है। ये कलयुग की पूजा नहीं है। 4 युग है हमारे सनातन धर्म में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। भगवान श्री राम के भाई भरत ने भी देल पूजा किया था, रावण ने भी किया था और स्वर्ग में देवराज इंद्र ने भी देल पूजा किया। धृत मुनि, जिन्होंने देल पूजा को इस संसार में साधारण जनमानस की ओर लेकर आए, जिससे इस संसार में देल पूजा का प्रचार हुआ। बंगाली समाज में आज भी देल पूजा किया जाता है। बंगाली समाज ने आज भी देल पूजा को पकड़ के रखा है। इन्होंने आज भी इस प्रथा को चलायमान अवस्था में रखा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 चल रहा है, जिसमें 12 राज्यों से आए जनजातीय प्रतिनिधि अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक कलाओं का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये महत्व पारंपरिक संरक्षण और महत्वपूर्ण नई परंपराओं को बढ़ावा देने और जनजातीय कार्यक्रमों में विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी उपस्थित हो रहे हैं। उन्होंने उत्सव का आनंद लिया है और किस तरीके से पारंपरिक कलाओं और महोत्सव में सांस्कृतिक उत्सव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 की धूम यह दिखाई दे रही है। 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने दी हैं अपनी इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां। उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 पारंपरिक कलाओं का मंच पर भव्य प्रदर्शन किया गया है और प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक भी पहुंचे हैं। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए और जनजातीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और जो नए बच्चे हैं वो इन लोगों को देखकर सीखें और वो भी संस्कृति में आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो उन्होंने 3 वर्ष को ये घोषणा की थी और उसी क्रम में तृतीय जनजातीय महोत्सव जो हम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं, ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें हमारे प्रदेश की 5 जनजातियों के साथ साथ ही अन्य प्रदेशों से भी हमने 8 जनजातीय सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया है। कल्चर को हम ये देखते हैं कि जो ये जनजातीय महोत्सव हो रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति की पहचान बन रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हर स्टेट में और या हर राज्य में होना चाहिए, क्योंकि एक जनजाति बचाने का ही एक यही मात्र एक जरिया है। क्योंकि सब अपनी संस्कृतियां भूल रहे हैं, अपना पहनावा, अपना खान पान, ये सब भूल रहे हैं। यहाँ के अच्छा लगता है कि हमारे देश की जितनी भी जनजातियां आई हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और एक अच्छा महसूस होता है कि हमारे जैसे भी और जनजाति अपने अपने राज्य में रहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनसे हम एक मित्रता करते हैं और ये जानते हैं कि आपके उधर खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, वो सारी चीज आज हमें। अगली खबर एसआईआर से संबंधित है। राज्य में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है और किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्री एसआईआर अभियान 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड शासन सचिवालय
की ओर से ये प्रस्ताव शुरू किया गया है। मतदाता अपने बीएलओ के साथ कॉल कर सकते हैं। $11,733 पोलिंग बूथ और 19,116 बीएलओ को नियुक्त किया जाएगा। बसंत शिफ्टेड और डेथ सूची भी बनाई जा रही है कि कितने मृत मतदाता हैं, कितनों के पते बदल चुके हैं, किन्होंने अपने एड्रेस में चेंजेस किए हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। होता है तो हमारे बीएलओ के पास में हर नागरिक व्यक्ति का विवरण उपलब्ध होता है। तो जब फॉर्म जमा करने का समय आता है तो उस समय को अपने जो मतदाता है उनको कुछ जानकारी देता है। इस प्रकार से पुराने 2003 में आपका नाम किस बूथ में दर्ज था, वहां पर आपका बूथ का विवरण क्या है, विधानसभा का विवरण क्या है, जिसको भरकर ही आपको फॉर्म जमा करना होगा। तो ये सहायता करने की मैपिंग आवश्यक है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया।